दोस्तों कुछ दिन पहले आपको हमने एक छोटे से बच्चे से इंट्रोड्यूस कराया था जिसकी उम्र महज 11 साल है और वो फिजिक्स की तैयारी नीट और जेई के बच्चों तक की कराता है और क्लास लेता है। एसके वंडर किड्स, जी हाँ, उसको हमने नाम दिया था लिटिल आइंस्टीन। देवरिया के छोटे से गांव औरही के रहने वाले सारिम खान से आज हम दोबारा बात करने वाले हैं, जिनको पूरे भारत में लोग लिटिल आइंस्टीन के नाम से जाने जाने लगे हैं और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान से लेकर बड़े बड़े साइंटिस्ट अब उनसे बात करते हैं और उनसे जानकारियां साझा करते हैं। तो आज इतने दिन बाद फिर से लिटिल आइंस्टीन यानी कि सारिम खान को आपके सामने हम लेकर आए हैं, जो कि हाटा से थोड़ी दूर आगे औरही गांव में रहते हैं और इनके पूरा एजुकेशन का जो माहौल है उसके बारे में बातचीत होगी और बहुत कुछ तो आपको पहले से ही इनके बारे में जानकारी है। तो थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा सा अलग ढंग से बातचीत करेंगे और इनके एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज। और पिछले बार एक शिकायत ये थी कि हमने ऐसे सवाल ही क्यों पूछे जो केवल 12th स्टैंडर्ड तक के ही हो, कुछ टफ स्टैंडर्ड के भी पूछे जाने चाहिए। तो आज हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि इनको आज हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े सवाल जो बड़े बड़े साइंटिस्ट देने में भी हिचकते हैं, वो सवाल इनके सामने रखते हैं, देखते हैं उसका जवाब देते हैं कि नहीं। उसके अलावा इनके डायरेक्टर से भी बात कराएंगे, इनके स्कूल के डायरेक्टर से भी बात कराएंगे दोस्तों, जो इनके बारे में बहुत सारी राज का खुलासा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करिए सारिम खान का, यानी लिटिल आइंस्टीन का। स्वागत है लिटिल आइंस्टीन। Thank you. Thanks a lot. हाउ आर यू? Well, I'm doing fine. And how are you? अच्छा, लास्ट टाइम हमने पिछली बार इंटरव्यू आपका किया था तो आप पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारे जो दर्शक हैं उनका ये बात कहना था कि आप पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक को आपने डिस्टर्ब कर दिया है, तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दिए कि नहीं? Yeah, sure. ठीक है। तो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उस वीडियो को देखने के बाद से तमाम न्यूज चैनल्स भी आपके पास आए और हमने सुना है बड़े बड़े ऑफर्स भी आ रहे हैं आपके पास। अभी रिसेंटली आपने फिजिक्स वाला विजिट किया, क्या हुआ था वहां पर, थोड़ा सा बताइए। हम वहाँ पे एक्चुअल में इट वाज अ पर्सनल मीटिंग. I and Alak Pandey sir were discussing various topics about physics, and I had really a lot of fun there discussing along with Alak Pandey sir. And there was also another maths teacher, and there were a lot of IITians there. दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिजिक्स वाला इस समय फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी कोचिंग संस्थान के रूप में, डिजिटल कोचिंग संस्थान के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है और वहां पर जो ट्यूटर्स हैं उन्होंने खुद इनसे मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की और तुरंत इन्होंने विजिट करके वहां से आए। तो कुछ गुडीज वगैरह भी आपको मिला है, हमने देखा आपका वीडियो रिसेंटली। Yeah, I got a gift from physics wala. क्या क्या उस गिफ्ट में था? It was various kinds of, you may say, kits and instruments that relates to physics wala, just education, like the t-shirt and jacket. तो उस पूरा जो गुडीज वगैरह मिला है, गिफ्ट्स मिला है, उसके बारे में आपको जानकारी अगर चाहिए तो देखिए एसके वंडर किड्स यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो अनबॉक्सिंग इन्होंने करके डाल रखा है, जो आप देख सकते हैं फिजिक्स वाला ने क्या इन्हें गिफ्ट किया है। आपको बताएं कि सारिम खान एक ऐसे छोटे से बालक हैं जो छोटे से उम्र में फिजिक्स के बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बात जो आज हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, जो पहली बार आपको जान रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये सब प्रेरणा कैसे मिली, अचानक से फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट कैसे आया? मैं पढ़ रहा था स्टोरी ऑफ प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, एंड दैट वाज व्हेन आई वाज इंस्पायर्ड बाय प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग कि डिस्पाइट हैविंग ALS, दैट इज एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, स्टीफन हॉकिंग ने इतने सारे ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस दिए इन फिजिक्स. दैट वाज व्हेन आई गॉट एक्साइटेड, आई हैव टू लर्न फिजिक्स, राइट. मैंने बाद में उनकी बुक पढ़ी, A Brief History of Time by the same person, and then I was inspired that this thing is really so interesting and fascinating कि हाँ अब मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है, and that was the reason I got into physics. अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे कि आप जवाब भी दे रहे हो तो अंग्रेजी में आपकी फ्लुएंसी है, तो एक अंग्रेजी भी हेल्पफुल हो जाती है फिजिक्स वगैरह को कॉन्सेप्ट को समझने में, क्योंकि इस तरीके की बुक्स हिंदी में अवेलेबल शायद ही हो। Yes, that's true कि मेरी जो English है that has helped me a lot in understanding various concepts in physics, and even से मैं YouTube पे कोई लेक्चर देख रहा हूँ और समथिंग लाइक दैट, तो अगर कोई भी कंसेप्ट हिंदी में एक्सप्लेन किया जा रहा है तो एक्चुअल में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू ग्रास्प दैट काइंड ऑफ थिंग. इसलिए मोस्टली मैं जो भी लेक्चर्स देखता हूँ दोज आर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लाइक प्रोफेसर वॉल्टर लोविन. तो बेसिकली मेरी इंग्लिश ने भी मुझे बहुत हेल्प किया इन अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स. तो फिजिक्स के जो जानकार होंगे उनके लिए अब खास तौर पर शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक विशेष राउंड. अभी आपके पेरेंट्स से हमें जानकारी मिली कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आपसे बात करते हैं, तो
किन किन लोगों से आपकी बातें होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से बात किया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, ऑन टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू मेंशन अलग पांडे सर हिमसेल्फ, जो कि इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड हैं। एंड देन आई हैव टॉक टू डॉक्टर फैबियन गेटिंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन एंड आई वाज जस्ट सो इंस्पायर्ड टू टॉक टू प्रोफेसर फैबियन गेटिन। तो बहुत ही मजा आया इंडीड उनसे बात करके। वी वर डिस्कसिंग अबाउट ब्लैक होल्स एंड स्क्वायर शेल रेडियस एंड ऑल and neutron stars, gravitational waves and white dwarfs. प्लस मैं ओसाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात कर चुका हूँ एंड मैंने IIT कॉलेजेस, इनफैक्ट मोस्ट IIT कॉलेजेस से स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर से बात कर चुका हूँ एंड मैनी मोर लाइक दैट। तो अभी आपने बहुत सारे टॉपिक का भी डिस्कशन इसमें कर दिया और बताया कि किन किन टॉपिक्स पे आपकी बातें हुई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और किन के साथ सबसे अच्छा लगा उस टॉपिक पे डिस्कशन करके? अगर मैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे मैंने डिस्कशन किया है कहूँ, सो अलग पांडे सर से एक्चुअल में मोर इट वाज अबाउट मी जस्ट लाइक एन इंटरव्यू, लेकिन डिस्कशन की बात आई वुड से आई टॉक टू डॉक्टर फैबियन गेटिंस। तो वहाँ पे जब ब्लैक होल्स की डिस्कशन हो रही थी, आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन दैट। तो थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इतने बड़े साइंटिस्ट फिजिसिस्ट से आपकी बातें हुई, डिस्कशन हुए, तो ब्लैक होल को किस तरीके से आप समझ पाए? ब्लैक होल्स बेसिकली स्पेस में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी वहां से स्किप नहीं कर सकती। बट ब्लैक होल्स इज रियली वास्ट लार्ज टॉपिक, क्योंकि पहले तो अगर ब्लैक होल्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 1784 में ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस एक कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने प्रेडिक्ट किया था, जॉन माइचल। लेकिन उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी न्यूटन्स के लॉज पे बेस्ड, जो कि आज it has been found that Newton's laws don't really hold well. इसलिए बाद में concept of black holes was removed, nobody was working on that. लेकिन जब आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी नई theory of gravity, the general theory of relativity को publish किया था, then Karl Schwarzschild, उन्होंने कुछ solutions दिए of Einstein field equations that are for stars, कि राइट इनसाइड द स्टार्स और आउटसाइड द स्टार्स। चूंकि आपने उस पर बकायदा डिस्कशन किया है तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। आपने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया होगा मुझे लगता है, क्योंकि आप हर एक टॉपिक को कवर करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको एसके वंडर किड्स पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं। क्योंकि जो कमेंट सेक्शन है उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे, ये सवाल कीजिए, ये सवाल कीजिए, तो हमने उस सवालों को बकायदा लिख लिया है कि वो सवाल छूटे नहीं। तो वो सवाल हम धीरे धीरे छोटा छोटा हम लोग डिस्कशन करेंगे और उन सवालों को भी लेते रहेंगे और उनसे हम जानेंगे। पिछले बार से ज्यादा टफ सवाल हम पूछने वाले हैं। रेडी हैं आप? आप तो हमेशा रेडी रहते हो। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जिस पर बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को कितना समझते हो, और हमारे आसान भाषा में अगर इजी वे में अगर समझा पाओ हमारे ऑडियंस को। So first of all, relativity actually is a difficult concept to grasp at first. लेकिन अगर relativity की बात करें, first of all 1905 में जब आइंस्टाइन ने अपनी first theory of relativity, that is the special theory of relativity, publish किया था, so it challenged Newton's laws, जो कि common intuition and logic पे based होते हैं, जिस reason से not even scientists could understand it first. एंड 1915 की जो रिलेटिविटी थ्योरी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट वाज प्रेडिक्टेड कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग उस थ्योरी को समझ सकते थे। बट इफ नाउ वी आर टॉकिंग सो मैनी पीपल कैन अंडरस्टैंड द थ्योरी इन सिंपल लैंग्वेजेस। अगर बात करें रिलेटिविटी की, तो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जैसे न्यूटन सोचते थे कि जो टाइम है ये सेम रेट से फ्लो करता है, दैट इज 1 second here will be same as 1 second on sun, and it will be same as 1 second at the edge of Milky Way galaxy या फिर in the Andromeda galaxy. लेंथ है स्पेस, वो भी ऐसे सेम रेट से चलता है, दैट इज अगर मैं इस चेयर की हाइट मेजर करूं, से मुझे 1 मीटर मिलता है, तो अगर मैं यही मेजरमेंट किसी दूसरे प्लैनेट या दूसरी गैलेक्सी में करूंगा, मुझे 1 मीटर ही मिलेगा। लेकिन आइंस्टाइन चैलेंज्ड दीज कंसेप्ट्स। उन्होंने बताया कि इट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है, मूव करती है, तो उस बॉडी के लिए टाइम स्लो हो जाता है। एंड आइंस्टाइन टोल्ड उस बॉडी की ना जो लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आइंस्टाइन ने इनको इसलिए प्रेडिक्ट किया क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखना चाहते थे। लेकिन न्यूटन की थ्योरी से दिक्कत ये थी कि अनलाइक जो रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे इन दोस टाइम, so unlike the results shown in those experiments, न्यूटन की थ्योरी बताती थी कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है।
एंड वही आइंस्टाइन फिर जो 1905 की स्पेशल रिलेटिविटी थी उसमें ग्रेविटी की प्रॉब्लम थी कि ये ग्रेविटी के साथ कंसिस्टेंट नहीं थी. सो आफ्टर 10 इयर्स 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रेडिक्ट किया, उसे एक्सप्लेन किया, उसे डिस्कवर किया. एंड उस थ्योरी में अलोंग विद द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी भी थी कि जब ग्रेविटी इग्नोर हो जाती है वी हैव स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब उसमें ग्रेविटी को इंक्लूड करते हैं वी हैव जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एंड अगर ग्रेविटी को अप्रोक्सीमेटली से इग्नोर कर देते हैं तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्पेशल रिलेटिविटी भी प्रोड्यूस हो सकती है. उसमें आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच एक्ट करती है, रादर पूरे यूनिवर्स में दैट्स द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम एंड हर एक ऑब्जेक्ट इस फैब्रिक को वार्प करता है एंड इस वार्प रीजन में आने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट उस ओरिजिनल बॉडी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है. सो इट इज नथिंग लाइक एन इनविजिबल फोर्स, it is just the curvature, the warpage of space-time, the distortion of space-time. ठीक है, तो अभी फिर से मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि इन डिटेल में अगर हम जाएंगे तो आप एक्सप्लेन करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो और मेरे पास सवालों का जखीरा है और उन पर भी डिस्कशन होना है और उम्मीद है कि जिनको कॉन्सेप्ट समझना होगा उन सभी टॉपिक्स पे तो इनके यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे. और चूंकि रिलेटिविटी की बात हो रही है तो बहुत सारे साइंटिस्ट क्लेम करते हैं या फिर इस तरह की बातें सामने आती है कि रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट और क्वांटम फिजिक्स के साथ टाइम ट्रेवलिंग भी पॉसिबल है. मतलब कि आप जिस वक्त में हैं आप अपने पूर्वजों के समय पे भी जा सकते हैं या फिर अपने फ्यूचर में भी जा, ये फिजिक्स के लिहाज से ये पॉसिबल है. एक्चुअल में क्या होता है कि रिलेटिविटी में बोथ द स्पेशल एंड जनरल थ्योरी कि बहुत बार बहुत ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम स्लो हो जाता है. दैट वाज व्हाट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड एंड ऐसा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया. लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ म्यू बोसॉन्स. ये कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो कि प्रोड्यूस होने के बाद 2 माइक्रो सेकेंड में डीके हो जाते हैं. अगर मैं 2 माइक्रो सेकेंड्स की बात करूं हाउ स्मॉल इज दिस, तो एक सेकेंड में देर आर 1,000,000 माइक्रो सेकेंड्स. तो वी कैन गेस कि एक माइक्रो सेकेंड कितना छोटा होता है. लेकिन ये जो म्यू बोसॉन्स है ना, जब इन्हें पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में प्रोड्यूस किया गया तब क्या देखा गया कि दे वर मूविंग एट अल्ट्रा हाई स्पीड, बहुत ही फास्ट स्पीड, नियर द स्पीड ऑफ लाइट. एंड फिर जब एक्सपेरिमेंट जो भी एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने इनकी डीकेइंग टाइम मेजर की, वो थी 100 माइक्रो सेकेंड, वाइल थेरीज ने प्रेडिक्ट किया था इट शुड बी जस्ट 2 माइक्रो सेकेंड. फिर थेरी आई कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने डीके खुद को तो 2 माइक्रो सेकेंड में ही किया था लेकिन अपने रेस्पेक्ट में, इसके लिए टाइम स्लो हो गया एंड हमारे लिए टाइम फास्ट था क्योंकि ये मूव कर रहा था. दैट इज स्पेशल रिलेटिविटी होल्स. तो इट इज समथिंग लाइक टाइम ट्रैवल कि वो खुद के लिए तो 2 माइक्रो सेकेंड में ही डीके हुआ लेकिन जो एक्सपेरिमेंटर्स थे, फिजिसिस्ट थे एंड वहां पे जो भी साइंटिस्ट थे उनके लिए दैट वाज वो 2 माइक्रो सेकेंड 100 माइक्रो सेकेंड्स के इक्वल था. तो यहाँ से बेसिकली व्हाट वी कैन सी इज कि स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम स्लो हो सकता है एंड हम फ्यूचर में मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर पास्ट की बात करें तो आई डोंट थिंक कि इट इज पॉसिबल इन स्पेशल रिलेटिविटी कि हम पास्ट में जा सके. अगर फ्यूचर की बात करें या इट इज पॉसिबल इन बोथ स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी. ओके, तो टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है फिजिक्स के लिहाज से देखा जाए, रिलेटिविटी के लिहाज से देखा जाए. तो अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक है जिस पर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे थे, क्वांटम फिजिक्स की भी बात हम कर रहे थे और वहां पर भी एक बातें कही जाती हैं कि अगर क्वांटम फिजिक्स स्ट्रांग रहा उस पर इनोवेशन होता है तो हम एक सेकंड में ही यहाँ से मतलब टाइम के लाइट की स्पीड से हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी मूव कर सकते हैं. Well, quantum physics at first, if we are trying to understand, is a real weird concept. Quantum physics में basically क्या होता है is like anything is possible. That is what quantum mechanics says. अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन या फिर मेजरमेंट कर रहे हैं तो जब तक आप वो मेजरमेंट ट्राई करोगे नहीं तब तक आप श्योर नहीं हो सकते हो कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे. इवन अगर थ्योरी वो रिजल्ट प्रेडिक्ट करती है, से थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है 1/2, लेकिन जब तक आप इलेक्ट्रॉन का स्पिन मेजर नहीं करोगे, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा कि यू कैन हैव इवन ए स्पिन ऑफ 0, उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है. क्वांटम मैकेनिक्स पूरी प्रोबेबिलिटीज पे बेस्ड है, इसलिए इसमें कोई भी कंसेप्ट सर्टेनिटी से एक्सप्लेन नहीं होता है. लेकिन फिर भी दिस थ्योरी हैज बीन सक्सेसफुल एंड इन मोर देन 100 years जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे, तो quantum mechanics has passed all these tests and experiments, even though it introduces the concept of probability कि यहाँ पे future predict नहीं किया जा सकता है or something like that. But quantum mechanics what it basically is कि इससे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर करना है
जब तक आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर नहीं कर सकते, से आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपने उस ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब जब तक आप उस बॉक्स को ओपन नहीं करोगे, यू कांट बी सर्टेन वो पार्टिकल वहां पे है या नहीं। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्चुअल में नहीं हुआ था, इंस्टेड इट वाज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, जो कि श्रोडिंगर ने मतलब सजेस्ट किया था। एडविन श्रोडिंगर ने क्या किया कि उन्होंने सोचा मेरे पास एक बॉक्स है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, विच इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, उसमें मैं एक कैट को रख देता हूँ और ऐसा कोई भी मटेरियल या फिर मैकेनिज्म रख देता हूँ जिससे क्या हो, वो कैट मर भी सकती है, बट इट्स नॉट सर्टेन वो कैट मरेगी कि नहीं। अब जब तक मैं उस बॉक्स को ओपन नहीं करूंगा तब तक मुझे पता नहीं चल सकते वो कैट अभी तक मरी है या नहीं। इसका मतलब जब तक मैं उस बॉक्स को ओपन नहीं कर रहा हूँ वो कैट अभी मरी भी है एंड जिंदा भी है। दैट इज व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स सेज। तो दो 50-50% के चांसेस जो होते हैं yes. तो उसके आधार पर है। बिल्कुल एक इजी वे में वो पूरा कहा गया है कि जब तक आप किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को देखते नहीं है तब तक आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि वो कि उसकी पोजीशनिंग क्या है। तो ये क्वांटम फिजिक्स है और इन्होंने बताया कि क्वांटम फिजिक्स से एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो बहुत सारे फिजिक्स के लेंदी सवाल हो गए, टफ सवाल हो गए। अब थोड़ा सा हम सारिम से जानेंगे कि अभी कुछ दिन पहले जब हमने इंटरव्यू लिया था, लगभग 1.5 साल हो गए, 1 साल हो गए, उस दौरान कोविड वगैरह भी चल रहा था। अब जानना चाहेंगे कि इतना जब साइंस और फिजिक्स के साथ एसोसिएटेड हो गए तो फिर और भी कॉन्सेप्ट क्लियर दिमाग में ये चीज का हो गया होगा कि आपको आगे चल के क्या करना है। तो सारिम को आगे चल के क्या करना है? वेल ऑब्वियसली मुझे फिजिक्स में रिसर्च करना है, माय माइंड हैजंट बी चेंज्ड येट, एंड मुझे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में जाना है टू डू रिसर्च इन फिजिक्स। तो ऐसा कुछ खास वजह ट्रिनिटी में जाने की? एक्चुअल में ट्रिनिटी एज लाइक सबके डिफरेंट चॉइसेस होते हैं। सम पीपल प्रेफर MIT ओवर कैम्ब्रिज, एंड सिंस MIT को बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च कहा जा सकता है, बट आई प्रेफर ट्रिनिटी मोर देन MIT। मुझे लगता है MIT इज रादर मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली MIT इज obviously in the QS world ranking of top universities, MIT का नेम ऑलवेज टॉप पे आता है। लेकिन if you are seeing the list of Nobel prizes say, तो obviously Trinity के पास most Nobel prizes हैं in the history of physics, and no hate to any kind of institution, all institutions are obviously good, but I more of like Trinity College Cambridge। तो देखिए कि इन्होंने बकायदा इसी एज में पूरा कैलिब्रेशन करके रख दिया है कि हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट के अलावा हमको ट्रिनिटी में इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पे नोबेल प्राइजेस वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड उन्हें किया गया होगा या फिर उनको रिसर्च करने का मौका मिला होगा। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू देयर। या इन अ वे, एंड जो ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम एज मैं कंसिडर करता हूँ, इवन ऑन दिस देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट ओपिनियंस, सम से प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन, सम से सम अदर फिजिसिस्ट, लेकिन जो मैं कंसिडर करता हूँ कि हु लेड द एंटायर फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, सर आइजक न्यूटन भी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से थे। तो फिजिक्स रगो रगो में है। या इन अ वे। तो अभी हम इनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे और इनके जो डायरेक्टर सर हैं इनके कॉलेज के, इनके स्कूल के, उनसे भी हम बात करेंगे और थोड़ा सा सारिम का जो सीक्रेट है उसको वो रिवील करने वाले हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट होगा।